अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज से हमने स्टार्ट करना है एनसिबल। एनसिबल बेसिकली अगर मैं इसको पहले तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि एनसिबल एक डेवऑप्स का टूल है और इस टूल का पर्पस क्या है कि आप फ़र्ज़ करें कि जैसे लिनक्स में आप लोग एक अपनी मशीन को चलाते हैं, ठीक है। हमने जैसे लिनक्स की कमांड सारी देखी कि हम एक AWS के ऊपर अपना एक EC2 इंस्टेंस बनाते हैं, उसके ऊपर फिर अपने जो भी कमांड्स उनको एग्जीक्यूट करते हैं। अब रियल टाइम में क्या होता है कि हमारे पास एक टाइम पे सिर्फ एक सर्वर नहीं होता जिसको हमने मैनेज करना होता है, बल्कि हमारे पास आप ये कह लें कि 1000+ सर्वर्स भी हो सकते हैं जिनको हमने मैनेज करना होता है। तो अब देखें कि अब फ़र्ज़ करें कि आपको एक टास्क असाइन हुआ है कि आपने एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है 1000 सर्वर्स के ऊपर, ठीक है। तो अगर एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो उसमें आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि हर सर्वर पे 1 बाय 1 लॉगिन करें एंड उस पे mkdir कमांड एग्जीक्यूट करें, आगे अपनी डायरेक्टरी का नाम दें तो आपकी 1000 सर्वर्स पे 1 बाय 1 वो डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। बट आपको क्या करना पड़ेगा कि 1000 टाइम्स आपको 1000 सर्वर्स पे लॉगिन करके आपको एक ही कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा नहीं तो आपके 1000 मिनट्स तो इस काम में वेस्ट हो ही जाएंगे, ठीक है। और या फिर आप ये कह लें कि अगर एक डायरेक्टरी की बजाय आपको एक पूरी स्क्रिप्ट दे दी जाए, यानी कि कुछ उसमें आपने डायरेक्टरीज क्रिएट करनी है, कुछ फाइल्स क्रिएट करनी है, कोई पैकेजेस आपने इंस्टॉल करने हैं, इस तरह कह लें कि 10-12 टास्क हैं जो कि आपने उन 1000 सर्वर्स पे एग्जीक्यूट करने हैं। तो अब मेरे ख्याल से तो आपका सारा जो दिन है ना वो इसी काम में लग जाएगा। तो इसके लिए फिर हमारे पास जो सबसे बेस्ट ऑटोमेशन टूल है उसका नाम है एनसिबल। एनसिबल में आप क्या करते हैं कि आप वो जो जितने भी टास्क हैं उनको आपने एक मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट करना है और वो फिर सारे के सारे टास्क जो है ना वो आपके एक ही टाइम पे 1000 सर्वर्स पे ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। यानी कि आपको 1 बाय 1 1000 सर्वर्स पे जाके बार बार सेम कमांड्स को रिपीट नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो इसको अगर मैं आपको डायग्राम्स के थ्रू ट्राई करूँ समझाने की, तो इसमें ये होता है कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो 1000 सर्वर्स हैं उनमें से हमारे पास एक सर्वर होता है जिसको हम मास्टर नोड का नाम देते हैं, ठीक है। उसके अलावा बाकी आप कह लें कि जितने भी हैं 1000+ हैं उन सबको हम नाम दे रहे होते हैं वर्कर नोड्स का। जैसे ये मेरा वर्कर नोड 1 है, ये वर्कर नोड 2 है, इसी तरह ये वर्कर नोड 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। जितने भी आपके पास सर्वर्स हैं चाहे वो 1000 की ही तादाद में क्यों नहीं है, ठीक है, ये सब आपके कहलाते हैं वर्कर नोड्स। ये जो फर्स्ट वाला होता है इसको आपने कहना है कि ये आपका मास्टर नोड है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर आपकी एनसिबल की कमांड्स जो है ना एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। और बाकी ये सारे जितने भी हैं इन सबको आपने कहना है कि ये आपके वर्कर नोड्स हैं, ठीक है। आप इसको वर्कर नोड 1, 2, 3 जो भी नाम देना चाहें वो आप दे सकते हैं। अच्छा, इसमें अब ये होता है कि जितने भी आपको टास्क मिले हैं, ठीक है, उसमें आपका डायरेक्टरी क्रिएट करना शामिल है, फाइल्स क्रिएट करना शामिल है, आपकी पैकेजेस को इंस्टॉल करना, अपडेट करना, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी टास्क हो सकता है, फाइल्स को कॉपी करना, मूव करना। वो फ़र्ज़ कर लें कि आपने एक फ़ाइल लिखी, उस फाइल को आप नाम दे रहे हैं कि ये आपकी एक स्क्रिप्ट है, ठीक है। उसके अंदर आपने वो सारी अपनी कमांड्स को मेंशन कर दिया, ठीक है। अब मेंशन करने के बाद अब आपने क्या करना है कि इस स्क्रिप्ट को सिर्फ़ और सिर्फ आपने एग्जीक्यूट करना है अपने इस मास्टर नोड पे, ठीक है। और अब जब आप इस स्क्रिप्ट को अपने इस मास्टर नोड पे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये फिर वर्कर नोड पे कैसे एग्जीक्यूट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो ये हमें क्या करना पड़ता है, सारे का सारा सेटअप करना पड़ता है इसका, ठीक है। मतलब आपने क्या करना है कि इस मास्टर नोड को आपने इस वर्कर के साथ भी कनेक्ट करना है, ठीक है। इसी मास्टर को आपने इसके साथ भी कनेक्ट करना है, और मतलब आपके पास जितने भी हैं वो सारे के सारे मास्टर नोड को आपने वर्कर के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब करना कैसे है, तो उसके लिए हमारे पास एक होता है SSH,
ठीक है। SSH कनेक्शन हमने इस्टेब्लिश करना होता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि जब हमारा मास्टर और वर्कर के दरमियान SSH कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, तो उसके लिए फिर हमने जस्ट अपने मास्टर नोड से एक स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी है, और वो ऑटोमेटिकली जितने भी हमारे वर्कर नोड्स इस मास्टर नोड से कनेक्टेड होंगे, वो सब के सब उन सारे वर्कर्स पे हमारा ये जो भी टास्क है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि फिर सेम यही स्क्रिप्ट जो है हमारी, वो इस पे भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। यही स्क्रिप्ट हमारी बाकी हमारे जितने भी वर्कर होते हैं उन सब पे एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ तो इसमें ये सारे तो एनसिबल के टॉपिक्स हैं जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे, बट अभी हम देखते हैं कि एनसिबल बेसिकली है क्या, ठीक है। तो इसमें देखें कि जो हमारा एनसिबल होता है ना, इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेफिनेशन ये है कि ये एक ओपन सोर्स ऑटोमेशन टूल है यूज्ड फॉर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट एंड टास्क ऑटोमेशन, ठीक है। यानी कि सबसे पहले तो क्या है कि एनसिबल एक ओपन सोर्स ऑटोमेशन टूल है। अच्छा, यहाँ पे आपने नोट करना है कि ऑटोमेशन टूल, ठीक है। मतलब कि जैसे मैं कह रही हूँ कि मास्टर से आप कुछ भी काम एग्जीक्यूट करें वो ऑटोमेटिकली सारे वर्कर नोड्स पे परफॉर्म हो जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, एक ऑटोमेशन टूल है। ओपन सोर्स का मतलब है कि आप बेशक इसका एक पेड वर्जन भी है, बट इसका एक फ्री वर्जन भी है, और इसको कोई भी पर्सन जो है ना वो फ्री में यूज़ कर सकता है, ठीक है। इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकता है। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट वाले जो टर्म्स है, इनको हम लाइक जब हम क्यूबरनेटिस वगैरह के टॉपिक्स पढ़ेंगे तब एक्सप्लेन करेंगे। बट अभी हमने एनसिबल को जिस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है वो जस्ट टास्क ऑटोमेशन है। मतलब हमने लिनक्स में अभी तक जितने भी चीज़ें पढ़ी हैं अपनी क्रॉन जॉब से रिलेटेड या लिंक्स से रिलेटेड, सिंपल कमांड से रिलेटेड, उन सब को हमने ऑटोमेट कैसे करना है ये चीज़ हमने एनसिबल के थ्रू देखनी है। अच्छा, एनसिबल को हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल भी कहते हैं, और ये माइकल देहान ने 2012 में इसको इन्वेंट किया था। बाद में रेड हैट ने इसको मतलब बाय कर लिया था उनसे। अभी इसके पास फ्री एंड पेड दोनों वर्जन्स हैं। आप किसी से भी मतलब आप चाहें तो फ्री वर्जन इसका यूज़ कर सकते हैं, आप पेड वर्जन की तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि लाइक आप इसको लिनक्स के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, मैक ओएस के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तो ये है कि आप इसको लिनक्स के ऊपर यूज़ करें, बट ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब एनसिबल में जो हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है, जिसको हमें एग्जीक्यूट करना होता है, जो कि वर्कर नोड्स के ऊपर भी परफॉर्म होती है, वो जो स्क्रिप्ट बेसिकली आपकी होती है ना, वो जिस लैंग्वेज में लिखी जाती है उस लैंग्वेज को बोला जाता है YAML। YAML का मतलब होता है लाइक इसकी फुल फॉर्म है येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज इंतहाई आसान है, ठीक है। जब हम अपने एनसिबल के प्ले बुक्स लिखेंगे तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि ये लैंग्वेज को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट में ये बहुत ही ज़्यादा आसान लैंग्वेज है। लाइक जैसे आप कह लें कि पाइथन C++ लैंग्वेजेस काफ़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेजेस हैं, ये वैसी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये आप कह लें कि यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है, और एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज भी है ये। तो जब हम प्ले बुक्स लिखेंगे उसमें हम देख लेंगे इसको कि इसका सिंटेक्स वगैरह क्या है, ठीक है। अच्छा, आप देखें कि ये वही चीज़ कि एनसिबल का जो भी आप टास्क परफॉर्म करते हैं, लाइक आप यहाँ पे जो स्क्रिप्ट लिखते हैं और उसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं वर्कर नोड्स पे, तो ये काम करने से पहले क्या आपका सेटअप होना चाहिए ताकि आप यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखें और वो वर्कर नोड्स पे एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसके लिए जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो आपकी ये हैं कि आपके पास एक एनसिबल सर्वर हो, ठीक है। उसके बाद वर्कर नोड्स हों, जो कि दो चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। ये जो मास्टर नोड है इसी को आप एनसिबल सर्वर का नाम दे दें, एंड बाकी ये जो चारों हैं ये आपके क्या हो जाएंगे, वर्कर नोड्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी प्ले बुक और इन्वेंट्री फाइल होनी चाहिए। प्ले बुक और इन्वेंट्री फाइल का ये मतलब है कि ये जो मैंने स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखी है, स्क्रिप्ट को आप प्ले बुक कहें, यानी कि ऐसी फाइल जिसके अंदर आपने अपने सारे टास्क मेंशन किए हैं कि मुझे ये टास्क अपने वर्कर नोड्स पे परफॉर्म करने हैं, तो उस हम स्क्रिप्ट को या उस फाइल को हम प्ले बुक का नाम देते हैं। तो आपके पास एक प्ले बुक भी होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट पे हमारे पास क्या होना चाहिए, इन्वेंट्री फाइल होनी चाहिए। इन्वेंट्री फाइल अब बेसिकली क्या होती है, ये एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर आपके सारे इन वर्कर नोड्स के IPs मेंशन होते हैं, ठीक है। मतलब कि अब देखिए मास्टर नोड को खुद से तो नहीं पता कि उसने
किस किस वर्कर नोड के ऊपर जाके तो टास्क परफॉर्म करना है। तो हम क्या करते हैं कि हम इस मास्टर को एक फ़ाइल देते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इन्वेंटरी फ़ाइल, कि इसके अंदर जो जो भी आईपीज़ मेंशन हैं वो सब क्या है, वर्कर नोड्स हैं, एंड तुम्हें ये जो स्क्रिप्ट है या जो प्लेबुक है ये इन वर्कर नोड्स पे परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो उस फाइल को हम नाम देते हैं इन्वेंटरी फाइल। तो इन चारों चीज़ों में से अगर आपका कुछ भी मिस हो, लाइक आपके ना, अगर आपके पास मास्टर नोड, वर्कर नोड, स्क्रिप्ट और इन्वेंटरी फाइल, इन चारों में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग है तो आपकी जो एंसिबल है वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपके प्रीरिक्विजिट है कि सबसे पहले तो आपके पास एक एंसिबल सर्वर या मास्टर नोड हो। वर्कर नोड की तादाद कुछ भी हो सकती है, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। उसके बाद प्ले बुक हो जिसके अंदर आपके टास्क मेंशन हो कि मुझे ये टास्क वर्कर नोड्स पे परफॉर्म करना है, और इन्वेंटरी फाइल यानी कि जिसके अंदर वर्कर नोड्स की आप कह लें कि इंफॉर्मेशन हो, वर्कर नोड के या तो नाम मेंशन हो या तो उनकी आईपीज़ मेंशन हो, तब जाके आपका वो सारा सेटअप होगा, ठीक है। अब ये सेटअप करना कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें यही है कि देखिए, क्रिएट 3 सर्वर्स, मैंने 3 सर्वर्स लिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो मेरे 5 हैं, लाइक मैंने एक को मास्टर नोड बनाया, बाकी 4 को मैंने वर्कर नोड बनाया। तो इस तरह आप यहाँ पे क्या है कि 3 सर्वर से मुराद है कि मैं एक को मास्टर बनाऊंगी, बाकी 2 को मैं वर्कर नोड बनाऊंगी, ठीक है। जिससे कि 1 इज एंसिबल सर्वर एंड रिमेनिंग आर वर्कर नोड। उसके बाद दूसरा नंबर पे आपने क्या करना है कि आपने एसएसएच की क्रिएट करनी है, जिसको अपने वर्कर नोड्स के साथ शेयर करनी है। अब एसएसएच क्या है और उसको हमने क्यों क्रिएट करना है, ये जब मैं प्रैक्टिकल इसका करवाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, तो मैं उसमें आपको बताऊंगी, ठीक है। अब देखिए, एंसिबल का आपने कोई भी टास्क परफॉर्म अगर करना है तो उसके लिए आपके पास एंसिबल का पैकेज होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंसिबल का पैकेज इंस्टॉल करेंगे, और एंसिबल के पैकेज का नाम होता है ansible-4। तो वो आपने सिंपल yum कमांड से इसको पैकेज को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद ये पाथ है जिसके अंदर आप अपनी इन्वेंटरी फाइल बनाते हैं, लाइक आप अपने वर्कर नोड्स के आईपीज़ मेंशन कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट पाथ आता है, लाइक जब आप एंसिबल का पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो ये एंसिबल होस्ट नाम से बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़ाइल क्रिएट हो जाती है। आप चाहें तो इस फाइल के अंदर जाके भी अपने जो वर्कर नोड्स हैं उनके आईपीज़ मेंशन कर सकते हैं, या अगर आप खुद से कोई भी फाइल बनाएं, लाइक आप VIM और आगे कुछ भी फाइल का नाम दे दें, inventory.txt, ठीक है, और उसके अंदर भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने लाजमी इसी पाथ को फॉलो करके इन्वेंटरी फाइल बनानी है, या आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक रैंडम नेम दे के तो उसको भी आप इन्वेंटरी फाइल का नाम दे सकते हैं, ठीक है। और इस तरह ये आपने आईपीज़ मेंशन कर देने हैं, लास्ट पे उस फाइल को आपने सेव एंड क्विट करना है, तो आपका ये जो सेटअप है ये हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी ये एडो कमांड से ये अब हम सेटअप करने के बाद इनको देखेंगे। अभी इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये था कि आपको जस्ट एंसिबल का आइडिया हो जाए कि एंसिबल कैसा टूल है, इसके थ्रू हम क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, इसको करने की क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका पूरा एंसिबल का सेटअप करके दिखाऊंगी कि हम किस तरह मास्टर नोड बनाते हैं, किस तरह वर्कर नोड्स क्रिएट करते हैं, एसएसएच कनेक्शन दोनों के सब के दरमियान कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, अपनी इन्वेंटरी फाइल कैसे लिखते हैं, ठीक है। एंड इसके साथ हम कोई एडो कमांड्स को भी थोड़ा सा टच कर लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको जस्ट एंसिबल का जो एक बेसिक आइडिया है वो हो चुका होगा। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसका सेटअप देखेंगे।